मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस। चलिए पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो वेजेस हैं उन्हें हमें एलोकेट करना होता है। तो पहले तो वेजेज में होता क्या है इसको समझते हैं। इन कॉमन पार्लेंस वेजेज रिप्रेजेंट द मॉनेटरी पेमेंट विच एन एम्प्लॉय रिसीव्ड एट एन रेगुलर इंटरवल फॉर द सर्विस रेंडर। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, however, from the point of view of the employer and the cost to the industry, wages should be taken to include also non-monetary benefit which an employee received. जैसे कि नॉन मॉनिटरी बेनिफिट में उसे हम मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, एजुकेशन है, रिक्रिएशनल है, हाउसिंग एंड सोशल वेलफेयर फैसिलिटीज है। ठीक है। सो बेसिकली ये सारी फैसिलिटीज भी वेजेज का ही पार्ट होना चाहिए। अब आती हैं component of wages cost or wages for costing purpose. In addition to wages, including allowance that are paid to worker, a firm may have to spend on many other items such as premium to ESI or provident fund. Further, the worker does not spend all the time for which he is paid. This is because he is entitled to weekly, holiday and various types of leave. There is also certain amount of unavoidable idle time. The question is to what extent such additional payment or cost in respect of employee can be charged directly to unit of cost or part of the employee cost. Of course, in the cases of indirect employee, all such payment must be treated as a part of overhead. But in case of a direct employee, two alternatives is there. ठीक है। The additional charges may be treated as overheads. Alternatively, wages rate being charged to job may be computed by including such payments. Automatically, then such payment will be charged to the work done along with the wages of the worker. So it should be remembered that such wage rate will only be for the costing purpose and not for the payment. पर्पज क्या है इस टॉपिक का, इसको समझिए। जैसे सपोज करिए वेजेज है, हम पे कर रहे हैं, हमारी मंथली इतना खर्चा आ रहा है। अब अगर वो इनडायरेक्ट वेजेज हैं तो वो तो सारा ओवरहेड में चला जाएगा। बट अगर डायरेक्ट वेजेज हैं तो उसमें वो कहते हैं कि जो आइडल टाइम है उसका क्या ट्रीटमेंट करें। तो यहाँ इन्होंने बताया या तो आइडल टाइम को आप ट्रीट कर दीजिए एज अ ओवरहेड, और दूसरा यह है कि आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेज कॉस्ट को ही इम्प्रूव कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे एक एग्जाम्पल क्लियर होगा। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। A worker is paid ₹10,000 per month and a dearness allowance of ₹2,000. Worker contribution to provident fund is 10% and employer can also contribute the same amount. The employer state corporation's insurance corporation premium is this, of which 1.75% is paid by the employee. It is the firm practice to pay 2-month wages as bonus each year. The number of working days in a year are 300 of 8 hours each, out of which the worker is entitled to 15 days leave on full day. So calculate the wages rate per hour for costing purpose. कॉस्टिंग के लिए हमें पर आवर वेजेज रेट निकालना है। ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे वेजेज पेड कितनी करी हमने, वेजेज पेड करी हमने 10,000 प्लस 2,000 इंटू 12 मंथ, 1,44,000 की। इसके बाद अब इसमें हम करेंगे एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है टू प्रोविडेंट फंड, वो हमारा 10% है, ये आ गया 14,400, और ESI में हमारा है 1.75%, सॉरी 1.75% नहीं, 4.75%, तो ये आएगा हमारा 6,840। ठीक है। इसके अलावा जो बोनस हम देते हैं वो देते हैं 2 मंथ के वेजेस का, तो दैट इज
10,000 प्लस 2,000, 24,000 हम उन्हें बोनस का भी देते हैं। तो ये हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1,89,240। ओके, अब हम देखते हैं इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हमारे हैं कितने। हमारे जो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हैं वो देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 300 डेज के 8 आवर शिफ्ट मिलती है, जिसमें से 15 दिन की उन्हें छुट्टी भी अलाउड है। तो ये एक तरह से 2280 आवर्स आपको मिलते हैं। सो वेजेस रेट पर आवर आपको कितनी पड़ रही है? 1,89,240 डिवाइडेड बाई 2280, दैट इज 83 रुपीज़ पर आवर की आपको वेजेज पड़ रही है। ठीक है, पूरे साल भर में जो आप उन्हें पेमेंट करते हो उसमें आपको हर घंटे 83 रुपये की वेजेज पड़ रही है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका वो है आपका हॉलीडे एंड लीव वेजेस का। पढ़िए इसे। वन अल्टरनेटिव टू अकाउंट फॉर वेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ पेड हॉलीडे एंड लीव कैन बी to include them as a departmental overheads. In such case, it is necessary to record such wages separately from worked for wages. Such a segregation can be made possibly by providing a separate column in the payroll for holiday and leave wages in the same way as there are columns of dearness allowances. तो हम क्या करें, हॉलीडे और लीव वेजेस को अलग सेपरेट कर दें और इसको आप एज अ ओवरहेड्स मान लें। चलिए एक प्रॉब्लम इसकी भी करते हैं। पढ़ते हैं। कैलकुलेट द लेबर रेट, ये 10,000 है और ये आपका 3,000 है, और ये आपका 1,000 है। नंबर ऑफ वर्किंग डे आपके 300 है, जिसमें से 20 डेज आर अवॉर्ड एज हॉलीडे ऑन फुल पेड इन अ ईयर। एज्यूम अ डे ऑफ 8 आवर्स। अब हमें इसके बेसिस पर हमें लेबर आवर रेट निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, इफेक्टिव वर्किंग डे कितने हैं? 300 माइनस 20 तो 280। वर्किंग आवर्स पर डे कितने हैं? वो 8। सो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने हो गए? दैट इज 280 इंटू 8, 2240। ठीक है जी। अब हम देखते हैं वेजेस कितनी पे की हैं। वेजेस हमने पे किए हैं 10,000 इंटू 12, 1,20,000 की। और डीए कितना पे किया हमने? 3,000 इंटू 12, 36,000। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हमने पे किए 1,000 इंटू 12, 12,000। तो ये हमारी 1,68,000 आपकी हो गई है। तो एक्चुअल में तो हमने 300 डेज के लिए दिए हैं, लेकिन अगर प्रोडक्टिव आवर्स की बात करें तो हमें सिर्फ इतने प्रोडक्टिव आवर मिल रहे हैं। सो वेजेस रेट पर आवर अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? सॉरी, तो दैट कम्स टू 75 रुपीज पर आवर। ठीक है,
चलिए, इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है नाइट शिफ्ट अलाउंसेस का. In some cases, worker get extra payment if they worked at night shift. Since the extra payment is not for a particular job, therefore such payment should be treated as a part of overhead. तो नाइट शिफ्ट अलाउंस इन्होंने का ओवरहेड्स बना दीजिए. चौथा है एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एम्प्लॉई कॉस्ट. एम्प्लॉई कॉस्ट एज mentioned above include the monetary compensation. So monetary include this and non-monetary include this. तो अब मुझे रेट पर आवर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? टोटल हमारा जो बेनिफिट्स हैं, मतलब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का टोटल आप दे दीजिए अपॉन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर माइनस आइडल टाइम आवर्स, नॉर्मल आइडल टाइम आवर्स. ठीक है जी. इस तरीके से हम पर बेसिस पर रेट आवर्स पर निकाल सकते हैं. फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो है एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर का. एफिशिएंसी रेटिंग का मतलब है कि आप ये देखें कि हमारा वर्कर कितना एफिशिएंट है. सो एफिशिएंसी इज यूजुअली रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस एंड मे बी कंप्यूटेड बाय कंपेयरिंग द टाइम टेकन विद द स्टैंडर्ड टाइम allotted to perform the jobs. If the time taken is equals or less than the standard time, then the rate is efficient. अगर मैंने किसी को 10 घंटे का टाइम का बोला है कि 10 घंटे में काम करना है और उसने 8 घंटे में कर दिया, तो वो वर्कर कैसा है? ज़्यादा एफिशिएंट है. ठीक है. तो एफिशिएंसी का मतलब है टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन. अगर टाइम अलाउड हमारा ज़्यादा है और टाइम टेकन कम है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है. सो डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम आप इंडस्ट्री से निकाल सकते हैं और एक्चुअल टाइम आपके पास होता ही है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी आर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी. सो नीड फॉर एफिशिएंसी रेटिंग. सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, व्हेन अ फर्म अलाउ फॉलो अ सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट. अगर रिजल्ट अच्छे दोगे तो पेमेंट, सैलरी अच्छी, वेजेज अच्छी मिलेगी. द पेमेंट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द आउटपुट गिवन बाय द वर्कर. So the firm for making a payment to worker is required to ascertain his efficiency level. For instance, under Taylor systems हम 83% कहते हैं या लेस देन 100% कहते हैं, तो वो निकलेंगी कैसे? वो ऐसे ही निकलेंगी. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन में दिया है P Limited मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट बाय यूजिंग 1 ग्रेड ऑफ एम्प्लॉइज. सो बजटेड प्रोडक्शन हमारा दे रखा है, इतना है. स्टैंडर्ड आवर अलाउड इतना है. ठीक है. अब देखें, इट इज फर्दर वर्कड आउट दैट द एफिशिएंसी रेटिंग फॉर प्रोडक्टिव आवर वर्कड बाय डायरेक्ट लेबर इन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग इज 80%. देन एग्जैक्ट एम्प्लॉई वर्क आवर्स रिक्वायरमेंट कैन बी वर्कड आउट. तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया है कि हमारा जो प्रोडक्शन है ए और बी का, बजटेड प्रोडक्शन हमारा 3480 एंड 4000 था. स्टैंडर्ड आवर जो हमें दिए हैं वो 5 एंड 4 हैं. दैट इज स्टैंडर्ड आवर अलाउड वो कितने होंगे? 3480 इंटू 5, दैट कम्स टू 17,400 एंड 4000 इंटू 4, दैट कम्स टू 16,000. तो टोटल हमको 33,400 है. गिवन है कि एफिशिएंसी रेशियो हमारा 80% है. दैट इज स्टैंडर्ड टाइम अलाउड अपॉन एक्चुअल टाइम आपका ये 80% है. सो एक्चुअल टाइम निकल आएगा 33,400 अपॉन 80%, दैट इज 41750 आवर्स. ये इतने घंटे आपके लगेंगे. ठीक है. चलिए
अब अगला कॉन्सेप्ट है इसी में एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज जनरली डिटरमाइंड बाय द इनपुट आउटपुट रेशियो। सो स्टैंडर्ड टाइम for doing work upon actual time. So employee productivity is used for measuring the efficiency of individual workers. It is an index of efficiency in the utilization of human resources. एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए। अब हम एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी आप कई तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि the important factor which must be taken into consideration for increasing the employee productivities are employing only those workers who possess the right level of skills, placing a right type of person to right jobs, training young and old workers by providing them right types of opportunity, taking appropriate measure to avoid situation of excess or shortage of employees, and carrying out work study for fixation of wages and for simplification and standardization of the work. तो अगर हम ये फैक्टर्स करते हैं तो इससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो फ्रेंड, इस लेक्चर में हमने समझा कि भाई आपकी एक तो जो ओवरहेड वेजेस हैं उनकी एब्जॉर्प्शन हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें हमने लीव, हॉलीडे और लीव्स के हैं उनके कंसेप्ट को समझा। फिर हमने बताया कि नाइट शिफ्ट अलाउंसेज है वो आपका ओवरहेड्स रहेगा। फिर हमने एफिशिएंसी रेटिंग समझी कि एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, और फिर हमने प्रोडक्टिविटी समझी कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है। तो मुझे लगता है ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।